सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम NIOS कक्षा 10 के मनोविज्ञान विषय पर चर्चा करेंगे। इसका लेसन नंबर हम 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है व्यक्तिगत भिन्नताएं। तो जैसे कि पाठ के नाम से पता चल रहा है कि इस पाठ में क्या दिया होगा कि व्यक्तिगत भिन्नताएं। व्यक्तिगत यानी व्यक्तियों में आपस में भिन्नताएं होती है। आपस में दो व्यक्ति एक दूसरे में समान नहीं होते, उनमें कई कारणों से आपस में वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। तो यही हम इस पाठ में देखेंगे कि ऐसी क्या अनोखापन होता है जो एक दूसरे से वो भिन्न होते हैं, और ऐसी क्या समानताएं होती है जिसकी वजह से एक दूसरे के समान भी होते हैं। तो हमने अपने आसपास में कई लोगों को देखते हैं कि कुछ लोग पतले होते हैं, कुछ मोटे होते हैं, कुछ गोरे होते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ लंबे, कुछ ठिंगने होते हैं, कुछ ज़्यादा बोलते हैं तो कुछ कम बोलते हैं, कुछ ज़्यादा मुस्कुराते हैं, कुछ बहुत ही कम मुस्कुराते हैं, कुछ खुलकर हंसते हैं। तो ऐसे क्या कारण है कि वो आपस में एक दूसरे से भिन्न हैं। तो इसी पर हम इस पाठ में चर्चा करेंगे, और साथ में इन भिन्नताओं को कैसे पता लगाया जा सकता है, कैसे मापा जा सकता है, वो चीज़ भी हम इस पाठ में देखेंगे। अधिकांशतः ये कहा जाता है कि दो व्यक्ति एकदम एक समान नहीं हो सकते, वे एक दूसरे से किसी न किसी बात में भिन्न होते हैं। इस प्रकार एक मनोवैज्ञानिक का कार्य व्यक्तियों के इस अनोखेपन को समझना और पहचानना है। इस प्रकार व्यक्तियों के बीच की समानता और भिन्नता व्यक्तिगत भिन्नता को उजागर करती है कि दो व्यक्तियों के बीच में जो समानता है या उसकी जो भिन्नता है, उसको समझना ही क्या है, व्यक्तिगत भिन्नता को उजागर करती है। ये हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में घटता है। जब हम अपने चारों ओर व्यक्तियों को देखते हैं, एक प्रश्न हमारे मस्तिष्क में उभरता है कि क्यों और कैसे व्यक्ति एक दूसरे के समान या भिन्न दिखाई देते हैं। तो हम ये भी सोचते हैं कि क्यों और क्या कारण है कि व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम उनकी शारीरिक बनावट की तरफ ध्यान देते हैं, तब हम अपने आप से अधिकांशतः पूछते हैं कि क्यों कुछ व्यक्तियों का रंग काला या गोरा है, और क्यों कुछ व्यक्ति लंबे और कुछ तिगने हैं, क्यों कुछ पतले और कुछ अधिक मोटे होते हैं। जब हम उनकी मनोवैज्ञानिक विशेषताओं के बारे में सोचते हैं, तब हमारे सामने ऐसे व्यक्ति आते हैं जो बहुत अधिक बोलते हैं या बहुत कम बोलते हैं, कुछ बहुत अधिक हंसते हैं, जबकि दूसरे सिर्फ मुस्कुराने में भी समय लगाते हैं। तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, और कुछ तो मुस्कुराने में भी समय लगाते हैं या वो बहुत कम हंसते हैं। कुछ बहुत मित्रवत होते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो आपस में सभी को अपना मित्र बना लेते हैं, जबकि कुछ अकेले में रहना पसंद करते हैं। प्रस्तुत पाठ में इसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया गया है जो आपको दिन प्रतिदिन के जीवन में परेशान करते हैं। मनोविज्ञान में इन्हें व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। तो मनोविज्ञान की भाषा में इसे क्या कहते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता, जिसमें व्यक्तियों के मध्य भिन्नताओं और समानताओं के प्रकार और फैलाव पर मनोवैज्ञानिक तथ्यों जैसे कि बुद्धि, व्यक्तित्व, रुचि, योग्यता का प्रभाव देखा जाता है। कि कुछ व्यक्तियों में जो है बुद्धि के आधार पर भिन्नता होती है, कुछ आपस में व्यक्तित्व भिन्नता होती है, कुछ रुचियों के आधार पर भी भिन्नता उसमें होती है। यह पाठ हमें यह समझाने में मदद करेगा कि कैसे व्यक्तियों के मध्य इन समानताओं या अंतरों तक पहुंचा जाए, यानी किस तरह से हम व्यक्तियों के बीच में इन समानताओं को देख सकते हैं, अंतरों तक पहुंच सकते हैं कि व्यक्ति किस तरह से आपस में भिन्न है। तो हमारे इस पाठ को पढ़ने का उद्देश्य ये रहेगा कि व्यक्तिगत भिन्नताओं की प्रकृति की व्याख्या कर सकेंगे, व्यक्तिगत भिन्नताओं तक कैसे पहुंचा जाए उससे समझने में हमें सहायता मिलेगी। बुद्धि की प्रकृति या परिभाषा की विवेचना और मापने के उपकरणों का वर्णन करने में, कि बुद्धि को कैसे मापा जाता है, किसको हम बुद्धि कहेंगे और उसकी परिभाषा क्या है, इसके बारे में भी इस पाठ में हम जानेंगे। साथ में अभिव्यक्ति की प्रकृति की व्याख्या और परिभाषा। अभिवृद्धि यानी किसी चीज़ में किसी व्यक्ति को ज़्यादा रुचि होती है तो उसे ही अभिवृद्धि कहते हैं। तो अभिवृद्धि की प्रकृति की व्याख्या और परिभाषा इसे मापने के उपकरणों की व्याख्या करने में, रुचि की व्याख्या और मापने के उपकरण की व्याख्या करने में, और व्यक्तित्व की प्रकृति की विवेचना और व्यक्तित्व को मापने की विभिन्न विधियों की व्याख्या करने में। तो पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं, व्यक्तिगत भिन्नताओं की प्रकृति, यानी व्यक्ति की भिन्नता किस तरह की होती है, उसकी प्रकृति को हम कैसे जान सकते हैं, इसके बारे में इस पॉइंट में हम देखेंगे। ये पाया गया है कि अगर हम अधिक व्यक्तियों के अधिक नमूनों में से लोगों की विशेषताओं की सूचना को एकत्रित करते हैं और विभाजन के प्रतिमान का परीक्षण करते हैं, तो हमें पता चलता है कि अधिकतर व्यक्ति मध्य अनुक्रम में आते हैं, जबकि चरम श्रेणियों में कम अनुपात में आते हैं।
देखो, अगर हम कुछ व्यक्तियों की भिन्नताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और उनके आपस में प्रतिमानों का, यानी उनमें जो गुण होते हैं या उनके जो प्रतिमान है, कुछ मॉडल है, उनको अगर हम इकट्ठा करते हैं, ठीक है, कि किसी व्यक्ति में मान लो ईमानदारी का गुण है, किसी में बेईमानी का गुण है, किसी में चोरी करने का गुण है, या कोई बहुत अच्छी है ना सच्चाई का उपयोग करता, बोलने में सच्चाई का उपयोग करता है, या कोई व्यक्ति जो व्यवहार कुशल है ना, तो इस तरह के गुणों को अगर हम इकट्ठा करते हैं, ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि अधिकतर व्यक्ति क्या है कि मध्य अनुक्रम के हैं। इन कुछ व्यक्ति में जो सामान्य सारे गुण उसमें पाए जाएंगे, वो मध्य अनुक्रम के, ना ही तो ज़्यादा वो निचले अनुक्रम में जाते हैं, ना ही वो या चरम अनुक्रम में जाते हैं। वो एक सामान्य स्तर के लोग पाए जाते हैं। उदाहरणार्थ, अधिकतर व्यक्ति औसत ऊंचाई के होते हैं और बहुत कम या बहुत लंबे या अधिक छोटे होते हैं। अगर हम किसी व्यक्ति की ऊंचाई को नापें, कि अगर हम व्यक्तिगत भिन्नता में हम देखें किसी व्यक्ति की ऊंचाई कितनी है, सभी व्यक्तियों को हम देखें, तो हम अगर कम से कम 100 व्यक्तियों की ऊंचाई के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, कि हम 100 व्यक्तियों को लेते हैं और उनकी ऊंचाई का माप हम अपने यहाँ नोट करते हैं, तो हम देखते हैं कि 100 व्यक्तियों में अधिकतर जो लोग हैं वो समान ऊंचाई के मिलेंगे, ठीक है। कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो या तो ज़्यादा लंबे मिलेंगे या फिर ज़्यादा छोटे मिलेंगे। तो अधिकतर लोग क्या हो गए, समान अनुक्रम के हो गए, यानी वो समान अनुपात में या समान औसत ऊंचाई के आपको प्राप्त हो गए। तो इस तरह से वो समान भिन्नता वाले मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पर एक चित्र द्वारा समझाया गया है कि ये दीवार है, ये वेरी टेल है, यानी यहाँ पर बहुत लंबे मिलेंगे आपको, इधर थोड़े छोटे मिलेंगे, बीच में आपको सभी व्यक्ति समान आकार के, समान ऊंचाई के मिलेंगे। ये तथ्य कि व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं बहुत सामान्य प्रेक्षण है। मनोवैज्ञानिक विशेषताओं में भिन्नताएं अधिकांशतः संगत और स्थिर प्रतिमान है। तो मनोवैज्ञानिक भाषा में हम क्या देखेंगे, प्रतिमान क्या होते हैं, संगत और स्थिर होते हैं। स्थिरता से तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने व्यवहार में नियमितता दिखाता है और उनके व्यवहार के प्रतिमान बारंबार नहीं बदलते। तो मनोवैज्ञानिक किस आधार पर बताता है कि व्यक्ति समान, उसमें जो गुण है वो समान है या नहीं, वो स्थिरता के आधार पर बताता है। यानी किसी व्यक्ति में अगर वो गुण देखे तो उसमें वो गुण जो है संगत होने चाहिए, यानी वो स्थिर होने चाहिए। ऐसा नहीं, मान लो कोई व्यक्ति ईमानदार है, ठीक है, तो उसमें ईमानदारी का गुण, अगर वो किसी अवसर पर अपनी ईमानदारी दिखाता है तो उसी समय वो अवसर पर ईमानदार नहीं कहा जाएगा, उसमें वो गुण अन्य किसी अवसर पर भी दिखाई देने चाहिए। तो तभी मनोवैज्ञानिक उसके इस गुण को मानेगा कि हाँ वो व्यक्ति क्या है, ईमानदार है। तो इसमें क्या आ गई कि वो स्थिरता बताता है, यानी कि ये व्यक्ति अपने व्यवहार में नियमितता दिखाता है, यानी वो एक अवसर पर अपनी ईमानदारी दिखाता है तो किसी अन्य अवसरों पर भी वो हमेशा ही ईमानदारी दिखाने वाला होना चाहिए, यानी उसकी ईमानदारी दिखाने में कोई दिखावटीपन नहीं होना चाहिए। तो यही क्या कहलाया कि उसमें उस व्यवहार में नियमितता रहेगी, उसके इस व्यवहार में हमेशा वो व्यवहार में ईमानदारी दिखेगा और उनके व्यवहार में प्रतिमान बारंबार नहीं बदलते, यानी कि वो ईमानदारी का जो गुण अगर हम किसी व्यक्ति में देख रहे हैं, इसकी परख कर रहे हैं, तो वो बारंबार बदलेगा नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार का यह संगतता और स्थिरता अनोखी होती है। व्यक्ति की अपूर्व विशेषता और व्यवहार के प्रतिमानों का विकास उनके अनुवांशिक गठन और वह वातावरण जिसमें वह पला बड़ा है पर भी निर्भर करता है। देखो, किसी व्यक्ति में जो भी गुण होते हैं वो किस आधार पर निर्भर करेंगे कि वो व्यक्ति किस वातावरण में पला बड़ा है और साथ में उसकी अनुवांशिकता क्या है। अगर उसके माता पिता अच्छे गुण वाले हैं तो वो बच्चा भी क्या होगा, अच्छे गुण वाला होगा। तो ये गुण उसको अनुवांशिकता के आधार पर मिला हुआ है और साथ में उसका वातावरण भी प्रभावित करेगा कि वो बच्चा किस वातावरण में पला बड़ा है या वो व्यक्ति किस वातावरण में पला बड़ा है। जब हमें व्यक्तियों की इन विशेषताओं को क्रमबद्ध तरीके से जान लेते हैं, तब हम व्यक्ति की क्षमता का उपयोग उसके स्वस्थ विकास के लिए कुशलता से कर सकते हैं। अगर हमें पता चल जाए किसी व्यक्ति में, बचपन में पता चल जाता है कि उस व्यक्ति में इस तरह के गुण हैं, ठीक है, मान लो कोई बच्चा है वो खेल कूद में बहुत ही होशियार है, अगर हमें बचपन में चीज़ का पता चल जाता है तो इन गुणों का अगर हमें जानकारी मिल जाती है पहले ही, यानी तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि उसको उसी दिशा में उसको हम आगे प्रशिक्षण देके उस क्षेत्र में उसका स्वस्थ विकास कर सकते हैं। व्यक्ति की क्षमताओं का उपयोग सही ढंग से करने और सहयोग को बढ़ाने के लिए हमें उसके विशिष्ट गुणों के बारे में ज्ञान होना आवश्यक है। तो इस प्रकार अगर हमें किसी व्यक्ति की क्षमताओं को बढ़ाना है, मान लो अगर हमने खेल का उदाहरण लिया कि वो उस बच्चे में पता है कि वो एथलेटिक में अच्छा है, खेल में अच्छा है और उसी गुणों में हमें उसको आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि बच्चा खेल में बहुत होशियार है तो आगे जाके ये खेल के क्षेत्र में ही अपना नाम रोशन करेगा। तो तभी हम उसको उसी क्षेत्र में हम उसको प्रशिक्षण दे सकते हैं। अनुवांशिक और वातावरण के तथ्यों की अंतःक्रिया से व्यक्तिगत भिन्नताएं गठित होती हैं। तो अब व्यक्तिगत भिन्नताएं जो है किस आधार पर पता चलता है कि व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, तो ये अनुवांशिकता के आधार पर और कुछ अंतःक्रिया के
से पता चलता है। तो अनुवांशिकता यानी कि हर व्यक्ति जन्म के आधार पर एक दूसरे से हर बच्चा भिन्न होता है। उसके जो गुण हैं वो जो भी गुण उसको माता पिता से प्राप्त हुए हैं वो दूसरे बच्चों में जो गुण उसके माता पिता से प्राप्त हो, इस आधार पर वो अनुवांशिकता रूप से क्या होगा, भिन्न होगा। अनुवांशिकता के अंदर उसको क्या क्या मिलेगा, जैसे कि उसके माता पिता का रंग है, उसकी आंखें हैं, बालों का रंग है, उसकी लंबाई है, उसका आवाज़ है या उसके बोलने का तरीका है, उसकी चाल ढाल है, उसके शरीर की बनावट या गठन है, वो किसके आधार पर मिलेगी, उसको अनुवांशिकता के आधार पर मिलेगी। तो इस आधार पर आपने देखा कि हर बच्चा हर व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। ठीक है, साथ में वातावरण के तथ्यों में अंतःक्रिया यानी वो बच्चा किस वातावरण में पला बड़ा है उसके आधार पर भी उसमें भिन्नता देखने को मिलती है। मान लो हम अगर दो बच्चों का उदाहरण लें, दो बच्चे जो है आपस में जुड़वा है, लेकिन एक बच्चे का जो परवरिश एक अच्छे परिवार में हुआ है और दूसरे बच्चे का परवरिश एक थोड़ा निम्न कैटेगरी के परिवार में हुआ है। तो आपने देखा भले ही बच्चे का जन्म एक माता पिता की दोनों संतान है, लेकिन जैसे ही उनका अलग अलग वातावरण में उनका लालन पालन हुआ, उनमें आपस में वातावरण के अनुसार उसमें दोनों में भिन्नता आ गई। और समानता क्या रहेगी कि हो सकता है वो अपने माता पिता से उनकी शक्लें मिलती हो, उनकी आंखों का रंग मिलता हो, उनके बालों का रंग मिलता हो, साथ में उनके कुछ शारीरिक गठन भी उनसे मिलते हो। तो इस प्रकार व्यक्तियों के अंदर जो भिन्नताएं हैं वो वातावरण के कारण भी आती है, साथ में आनुवंशिकता के कारण भी आती हैं। हम कुछ विशेषताएं अपने माता पिता से आनुवंशिक कूटों से द्वारा ग्रहण करते हैं। अभी हमने बताया कि कुछ विशेषताएं जो होती है हमें अपने कहाँ से मिलते हैं, माता पिता से ग्रहण करते हैं। फिनोटाइप अथवा हमारी विशेषताओं के प्रदर्शित रूप सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के योगदान पर निर्भर है। और साथ में फिनोटाइप क्या है, फिनोटाइप ये है कि जो हमारे कुछ विशेषताएं होती है, हमारे जो प्रदर्शित गुण होते हैं, जो हम विशेष गुणों को समाज के सामने प्रदर्शित करते हैं, वो हमें कहाँ से मिलते हैं, हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक गुणों से हमें प्राप्त होते हैं या वातावरण से हमें प्राप्त होता है। यही कारण है कि क्यों हम अपने माता पिता के समान नहीं हैं, यानी कि हमारे माता पिता का परिवेश, जिस परिवेश में उनका लालन पालन हुआ है, भले ही हमारी आनुवंशिकता के आधार पर हम उनसे समान हो, लेकिन अगर हमारा लालन पालन उनके जैसे वातावरण में नहीं हुआ है, उनके जैसे परिवेश में नहीं हुआ है, तो क्या होगा कि हम माता पिता से समान नहीं होंगे। और हमारे माता पिता दादा दादी के समान नहीं है, तो हम ये देखते हैं कि हमारे माता पिता जो है दादा दादी के समान नहीं है और हम हमारे माता पिता के समान नहीं है, क्योंकि ये क्या है कि ये वातावरण का प्रभाव पड़ा है। हम अपने माता पिता से कुछ मायनों में समानताएं और कई शारीरिक गुण बांटते हैं, तो कुछ मायनों में हम समान भी हो सकते हैं, कुछ शारीरिक गुण भी हम अपने माता पिता से बांटते हैं, जैसे कि कद है, आंखों का रंग है, नाक का आकार है आदि। हम कुछ विशिष्ट संज्ञानात्मक संवेदनाएं और दूसरी विशेषताएं भी अपने माता पिता से ग्रहण करते हैं। संज्ञानात्मक विशेषता यानी सोचने समझने की शक्ति है। ठीक है, तो ये संवेदनाएं हैं वो हम हमारे माता पिता से ग्रहण करते हैं। जैसे कि बौद्धिक योग्यता, अगर किसी के माता पिता बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है तो उसके बच्चे भी क्या हो गए, बुद्धिमान ही हो गए। अगर उसके माता पिता खिलाड़ी है तो उनके बच्चों में भी वो गुण आएगा कि वो खिलाड़ी हो और साथ में वो खेलों के प्रति रुचि भी दिखाएंगे। तो ये कौन से गुण हैं, संज्ञानात्मक गुण हैं। साथ में रचनात्मकता आदि, यानी कुछ नए नए जो है ना अनुसंधान करना है, रचनात्मक कार्य करना है। अगर उनके माता पिता में ये गुण हैं तो बच्चों में भी ये गुण आते हैं। यद्यपि जिस वातावरण में हम रहते हैं उसके सहयोग से बड़े पैमाने पर हमारे अपने गुण विकसित होते हैं। साथ में ये गुण तो हमें माता पिता से मिले ही मिले, साथ में अगर हमारा जो परिवेश किस तरह का है, हम किस वातावरण में पले बड़े हैं, वो गुण भी हमारे अंदर आते हैं और वो भी हमें अपने उस दिशा में विकसित होने में हमारी सहायता करते हैं। हमारा वातावरण उत्तरदायी होता है कि हम कैसे पलते बढ़ते हैं। हमारे घर का माहौल सख्त अथवा उदार है, हम कैसी शिक्षा प्राप्त करते हैं, हम अपने चारों तरफ के लोगों से क्या सीखते हैं, पुस्तकें, सांस्कृतिक कार्य प्रणाली, समकक्ष मित्र यानी हमारे मित्र कैसे हैं, शिक्षक, संचार माध्यम से क्या सीखते हैं। तो ये किस में आ गई, ये हमारे जो अर्जित वातावरण है, हमने बाहर से जो अर्जित गुण किए हैं वो इसके अंतर्गत आता है, जो हमारे वातावरण के अंतर्गत आता है। तो हमारे इसमें क्या आएगा, हम किस लोगों के साथ उठते बैठते हैं, हम उनसे क्या सीखते हैं, हमारी पुस्तकें, हम किस तरह किताबें पढ़ते हैं, हमारे सांस्कृतिक पर्यावरण या कार्य प्रणाली कैसी है, हमारे आसपास के मित्र कैसे है, हमारे शिक्षक कैसे है, संचार माध्यम हमारा कैसा है, यानी जो भी मीडिया है उसके जो हम जैसे टीवी है, रेडियो है, जहाँ पर भी हम अपने संचार माध्यमों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, वो किस तरह का है, वो हमें क्या सिखाते हैं। ये सारे पक्ष वातावरण की ओर संकेत करते हैं। तो ये सभी पक्ष किससे संबंधित है, वातावरण से। अगर आपको यहाँ प्रश्न बनता है कि वातावरण से संबंधित पक्ष कौन कौन से शामिल है जो कि व्यक्तिगत भिन्नता को प्रभावित करता है, तो आपको ये लिखना है, ठीक है, कि हमारे चारों तरफ के लोग हैं जिससे हम कुछ सीखते हैं, पुस्तकें हैं, सांस्कृतिक कार्य प्रणाली है, समकक्ष मित्र है, शिक्षक और संचार माध्यम है जो हमारी क्षमताओं की विकास करने में मदद करता है। वातावरण में उपस्थित आदर्श और दूसरे सुअवसर हमारे अंदर कई कौशलों और शील गुणों को विकसित करने में सहयोग करते हैं। अगर हमें
अच्छा वातावरण मिलता है, अच्छा अवसर मिलता है, तो हमारे अंदर जो कुछ शील गुण होते हैं, कुछ गुण हैं, उसको विकसित करने में सहयोग करते हैं। सिर्फ हमारी वंश परंपरा ये निर्धारित नहीं करती कि हम क्या बनते हैं। यानी मान लो किसी की वंश परंपरा में वंश में ऐसा हो कि उनके वंश के अंदर तो सभी आईएएस आरएएस अफसर बने हुए हो, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि उनके बच्चे भी आईएएस या आरएएस अफसर ही बने। ये तब हो सकता है जब उनको उचित वातावरण वैसा मिला हो, ठीक है। तो वंश परंपरा के आधार पर ये निर्धारित नहीं होता, किंतु हमारा वातावरण भी इसमें सहयोग करता है। लेकिन मैंने बताया कि उसका वातावरण उसको किस तरह का मिला, तभी वो बच्चा उस दिशा में आगे बढ़ पाएगा। हालांकि उसमें गुण ये है कि वो भी आईएएस आरएएस बन सकता है अगर वो उसके माता पिता इस क्षेत्र में है तो, क्योंकि वो गुण उसको अनुवांशिक रूप से उसको वो इंटेलिजेंसी उसको मिली हुई है। लेकिन उसको अगर इस तरह का अवसर या मौका नहीं मिला तो फिर वो उस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकता, यानी उसकी क्षमताएं दब जाएगी। किंतु हमारा वातावरण भी इसमें सहयोग देता है। हम सभी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का उदाहरण जानते हैं, जो कि एक बहुत ही निर्धन परिवार में पैदा हुए। सही शिक्षा और वातावरण से वे इतने महान वकील बन गए कि उन्होंने भारत के संविधान की रूपरेखा बनाई। सबसे नवीनतम और सुविख्यात उदाहरण हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम हो सकते हैं। आप भी कई ऐसे उदाहरण याद कर सकते हैं जो अपने जन्मजात गुणों से नहीं अपितु अपने परिवेश के कारण महान बने। यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, वो बड़े ही गरीब परिवार में, निर्धन परिवार में उनका जन्म हुआ था। साथ में वो समय छुआछूत का माहौल था, लेकिन जब उन्होंने उस माहौल को देखा, उनकी जब शिक्षा एक वकालत के रूप में हुई, वो आगे जाके पढ़ाई की, तब उन्होंने देखा कि ये चीज़ें तो बहुत ही गलत हो रही है। फिर उस हिसाब से उन्होंने उस कार्य में कदम उठाया और साथ में उन्होंने संविधान के निर्माण में भी, जो रूपरेखा के निर्माण में भी उतना पूरा अपना सहयोग दिया। अब आप जान गए कि हमारे अनुवांशिक संकेत भिन्न भिन्न होते हैं, इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति का परिवेश भिन्न भिन्न होता है। यह एक सीमा तय करता है, एक विस्तार बताता है और विभिन्न सुअवसर भी प्रस्तुत करता है। यह एक सीमा तय करता है, एक विस्तार बताता है और विभिन्न सुअवसर भी प्रस्तावित करता है। इसीलिए हम में से प्रत्येक के विकास के प्रतिमान दूसरे से भिन्न होते हैं। इसीलिए यही कारण है कि जो हमारे में जो विकास के प्रतिमान है, विकास के जो तरीके हैं, जो परछाई है, जो प्रतिमूर्ति है, ये जो मॉडल है विकास के, वो एक दूसरे से क्या है, अलग है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्यों हम कुछ बातों में समान और कुछ बातों में अलग हो सकते हैं। तो यही हमें बताता है। तो इसमें हमने क्या देखा कि कुछ वातावरण भी व्यक्तियों के विकास पर या उसके भिन्नता पर प्रभाव डालते हैं, उसके विकास पर प्रभाव डालते हैं, और उसका अनुवांशिक गुण। तो व्यक्ति अनुवांशिक गुण और वातावरण, इन दोनों के कारण ही आपस में एक दूसरे से भिन्न होता है। अगला पॉइंट है व्यक्तिगत भिन्नता का मापन, यानी व्यक्तिगत भिन्नता को किस तरह से मापा जाए वो हम देखेंगे। मनोवैज्ञानिक परीक्षण निश्चित प्रक्रिया के प्रयोग द्वारा व्यक्तिगत विशेषताओं, व्यवहार और व्यक्ति की क्षमताओं को मापने की ओर इशारा करता है। इस प्रक्रिया में व्यक्तियों की व्याख्या ये दर्शाते हुए की जाती है कि कैसे वे कुछ के समान और कुछ से भिन्न है। यानी मनोविज्ञान क्या करता है, एक व्यक्तिगत विशेषताओं को मापने के लिए कुछ इशारे करता है, कुछ क्षमताओं का मापन करता है, वो उनकी तरफ दिशाएं अंकित करता है कि हमें किस तरह से कुछ व्यक्तियों को समान और कुछ को भिन्न बताना चाहिए, कैसे हम उसको माप सकते हैं। इस प्रकार के आकलन हम लोगों द्वारा अक्सर किए जाते हैं। तो इस प्रकार के आकलन हमारे बोलचाल में, हमारे लोगों द्वारा किए जाते हैं। जैसे कि जब हम अच्छा, बुरा, आकर्षक, बदसूरत, शालीन, मूर्ख आदि का निर्धारण करते हैं, जब हम अपने ही परिवेश में इस तरह के आकलन करते हैं कि देखो फला व्यक्ति तो अच्छा है, फला व्यक्ति बुरा है, या वो व्यक्ति आकर्षक दिखता है, या वो बदसूरत दिखता है, या वो शालीन है, या वो मूर्ख है, तो इस तरह के निर्धारण हम क्या करते हैं, अपने लेवल पर ही हम कर लेते हैं। इस प्रकार के निर्णय कई बार गलत भी हो सकते हैं। तो हमारे द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं इस तरह से देखकर, वो क्या होता है, वो इस तरह का आकलन जो किया जाता है वो कई बार गलत भी हो सकता है। हालांकि हमने मान लो किसी व्यक्ति को हमने ये बुरा कहा, ठीक है, तो हो सकता है वो हमारी दृष्टि में क्या हो, बुरा हो, लेकिन अन्य की दृष्टि में उतना बुरा ना हो, उसमें कुछ और अच्छे गुण हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से जो निर्णय लेने होते हैं वो सही आकलन नहीं करता किसी व्यक्ति का। तो उसका आकलन हम किस तरह से करें, तो वो हम देखेंगे कि वैज्ञानिक मनोविज्ञान इस प्रकार की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने का प्रयत्न करता है। तो इसी प्रकार के वो वैज्ञानिक जो है वो मनोविज्ञान के अंतर्गत व्यवस्थित करने का प्रयास करते हैं कि जो है उसका मापन क्या हो, प्रमाणिक मापन हो कि वो व्यक्ति कैसा है और कैसा नहीं है, जिससे
यह मूल्यांकन न्यूनतम त्रुटि और अधिकतम शुद्धता के साथ किया जा सकता है। तो इस तरह से व्यक्तिगत भिन्नताओं को मापना, उसके गुणों को मापना क्या होगा कि उसमें न्यूनतम त्रुटि आएगी, यानी बहुत कम उसमें गलतियां होगी और साथ में वो एकदम शुद्ध प्रमाणिक सिद्ध होगा। मनोवैज्ञानिकों ने इन विशेषताओं के मूल्यांकन के लिए परीक्षण विकसित किया है। तो मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया है कि इस जो विशेषताएं हैं उसको जानने के लिए क्या किया है, परीक्षण विकसित किया है। एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण वह संरचनात्मक तकनीक है जो सावधानीपूर्वक व्यवहार के चुने हुए नमूनों से परिचित या संरचित है। तो मनोवैज्ञानिक परीक्षण हम किसे कहेंगे, वह संरचनात्मक तरीका जो सावधानीपूर्वक व्यवहार के चुने हुए नमूनों से परिचित है, यानी उसमें कुछ व्यवहार को चुना जाता है और फिर उसका हर परिस्थितियों में उस व्यवहार का परीक्षण किया जाता है। अगर वो व्यवहार वैसा ही साबित होता है तो इसका मतलब उस व्यक्ति में वो गुण है। जिस व्यक्ति का परीक्षण किया जा रहा है उसके बारे में अनुमान लगाने में मदद करने की दृष्टि से ये अत्यंत आवश्यक है कि परीक्षण विश्वसनीय, प्रामाणिक और मानकीकृत हो। मानकीकृत यानी कि वो एक मानक लिए हुए होता है जो किसी भी परिस्थिति में उसका अगर उपयोग किया जाता है, ठीक है, तो वो सही निर्धारित होता है। एक परीक्षण तभी विश्वसनीय होता है जब वह दी हुई विशेषता की लगातार जांच करता है। तो क्या होगा कि विश्वसनीय तभी कहलाएगा जब वो जो भी विशेषता दी गई है जिसकी हमें जांच करनी है उसकी लगातार वो जांच करता है। उदाहरण के लिए यदि आप किसी गुण का मूल्यांकन कर रहे हैं तो अलग अलग परिस्थितियों में अंक थोड़े या अधिक मात्रा में समान होने चाहिए। अगर मान लो हम किसी व्यक्ति की ईमानदारी का मूल्यांकन कर रहे हैं कि वो व्यक्ति ईमानदार है या नहीं, तो अगर उसका परीक्षण हम किसी भी तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हर स्थिति में उसमें थोड़ा बहुत अंकों का अंतर आ सकता है, लेकिन ज़्यादा अंतर उनमें नहीं होना चाहिए। इस प्रकार अगर एक स्थिति में व्यक्ति मध्यम बुद्धिमत्ता का पाया जाता है तो 2 हफ्ते बाद दोबारा प्रयोग किए जाने पर भी उसे औसत बुद्धि का ही होना चाहिए। अगर हम किसी व्यक्ति की बुद्धि की जांच करते हैं, हम देखते हैं कि वो मध्यम बुद्धिमत्ता है, यानी उसमें बुद्धि औसत है, ठीक है, और फिर हम उसका अगर 7 दिन बाद में या 2 हफ्ते बाद में उसका परीक्षण करते हैं, वापस उसमें वही आता है, वही प्रशिक्षण के अंदर वही आंकड़े आते हैं कि वो मध्यम बुद्धि का है या औसत बुद्धि का है, तो इसका मतलब वो प्रशिक्षण क्या है, सही है। अगर एक प्रशिक्षण 2 अलग अलग स्थितियों में वस्तु का मूल्यांकन किए जाने पर भी अलग अलग अंक प्रदर्शित करता है तो ऐसे प्रशिक्षणों को अप्रमाणिक कहा जाता है। प्रमाणिक यानी वो सत्यता साबित नहीं करेगा, वो सही तरीके से वो प्रशिक्षण नहीं लिया होगा, वो प्रमाणिक नहीं होगा। अगर उसमें जो मूल्यांकन जो मापा गया है या अलग अलग परिस्थितियों में उसका मूल्यांकन किया गया है, उस परिस्थिति में अगर उसका जो प्रमाण है, उसका रिजल्ट है, वो अलग अलग आ रहा है, तो इसका मतलब वो परीक्षण है, वो जांच है, वो सही नहीं है। एक बुद्धि परीक्षण को तभी विश्वसनीय माना जाएगा जब एक व्यक्ति का 2 अलग अलग स्थितियों में मूल्यांकन करने पर अंक लगातार कम या अधिक आए। तो अगर किसी व्यक्ति का हमें बुद्धि का मापन करना है तो वो विश्वसनीय तभी कहलाएगा जब एक व्यक्ति का 2 अलग अलग स्थितियों में मूल्यांकन करने पर अंक या तो कम आए या फिर अधिक आए हो, ठीक है, लेकिन वो समान होने चाहिए। एक अच्छा परीक्षण अत्यंत विश्वसनीय होना चाहिए। परीक्षण की वैधता उसके मूल्यांकन के अभिप्राय तथा उसके स्तर की ओर इशारा करती, यानी वो परीक्षण वैध है कि नहीं, वो सही है या नहीं, ये उसके मूल्यांकन के अभिप्राय और उसके स्तर की ओर इशारा भी करती है। व्यक्तित्व का एक प्रामाणिक परीक्षण व्यक्ति के व्यक्तित्व को मापता है और उन परिस्थितियों में उसके व्यवहार का पूर्वानुमान लगाता है जहां व्यक्ति का वह पहलू प्रासंगिक हो। अंत में उपयोगिता की दृष्टि से मूल्यांकन की युक्ति को मानकीकृत होना चाहिए। मानकीकरण में एक ऐसी प्रक्रिया निहित है जिसमें एक परीक्षण का उपयोग सभी व्यक्तियों पर समान तरीके और समान स्थितियों में किया जाता है। देखो मानकीकृत में क्या होता है कि मानकीकृत ये होता है कि जिसमें जो एक परीक्षण है वो सभी व्यक्तियों पर एक समान तरीके से किया जाता है। मान लो आप ये साइकोलॉजी का पेपर दोगे, ठीक है, तो ये साइकोलॉजी का पेपर एक व्यक्ति के लिए नहीं बनेगा, वो सभी स्टूडेंटों के लिए समान होगा, है ना, तो वो सभी स्टूडेंटों के लिए क्या होगा, समान होगा। तो इसका मतलब वो पेपर क्या है, मानकीकृत है। इसमें समूह मानकों की स्थापना समाहित होती है जिसमें व्यक्ति को दिए गए अंकों की किसी विशिष्ट समूह में दूसरों के साथ तुलना की जा सके। तो इसमें क्या होगा कि जिसमें क्या होगा, जो प्रशिक्षण दिया जाएगा उसमें जो अंक मिलेंगे वो किसी दूसरे समूह के साथ उसको क्या किया जा सकता है, उसकी तुलना की जा सकती है। मान लो आप अब ये साइकोलॉजी का पेपर दोगे तो उसके अंतर्गत क्या है कि आपके जितने अंक आए, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि इस पेपर के अंतर्गत कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हो गए जो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे हो गए सेकंड और थर्ड डिवीजन से पास हुए हैं। तो ये क्या कहलाया, ये मानकीकृत प्रशिक्षण है जो कि व्यक्तियों में जो गुणों की और भिन्नता की तुलना भी वो कर रहा है कि कोई फर्स्ट है, कोई सेकंड है, कोई थर्ड है, ठीक है, तो ये क्या कहलाया, मानकीकृत प्रशिक्षण के अंतर्गत ही आता है। तो इस प्रकार
वो शुद्ध मूल्यांकन करने में भी सहायता करता है। तो दो व्यक्तियों के बीच में तुलना तभी की जा सकती है जब वो प्रशिक्षण क्या हो, मानकीकृत हो। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक प्रशिक्षण के अंक सापेक्ष अंक होते हैं। ये तरीका सुनिश्चित मूल्य प्रदान नहीं करता, जैसा कि शारीरिक मूल्यांकन में पाया जाता है। मानकीकरण प्रशासन में समरूपता एवं वस्तुनिष्ठ समरूपता को आश्वस्त करती है। तो मानकीकृत प्रशिक्षण में क्या होता है कि समरूपता होती है, समान होते हैं और साथ में वस्तुनिष्ठता होती है। ठीक है, इसमें जो प्रशिक्षण लेता है उसके व्यवहार का, उसकी बुद्धिमत्ता का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मान लो आपने 1% किसी बच्चे को दिया गया है, वो 10 लोगों का प्रशिक्षण ले रहा है। ठीक है, तो 10 लोगों का प्रशिक्षण लेते हुए 1% डाला गया है उसको। ठीक है, 10 लोगों की जांच कर रहे हैं, या आप जब स्टूडेंट हो और आप इस साइकोलॉजी का पेपर देने बैठोगे और आपको उस पेपर के अंदर 20 क्वेश्चन आए हैं, तो 20 क्वेश्चन के अंतर्गत हो सकता है किसी बच्चे को 10 आ रहे हो, किसी को 5 आ रहे हो, किसी को 18 क्वेश्चन आ रहे हो। तो इस तरह से वो क्या करेगा कि वो उसमें वस्तुनिष्ठता होगी, समरूपता होगी, यानी सभी को उसमें उन प्रश्नों को करने के बाद वो समान अंक मिलेंगे। लेकिन उन्हीं प्रश्नों के अंदर अगर कुछ 5 प्रश्न ऐसे दिए गए हैं जिनका आंसर आपको वैकल्पिक रूप से देना है, मतलब उसमें जैसे कि ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं ना, कि कोई एक प्रश्न आया जिसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन में से एक आंसर किया है उसका सही है, तो उस एक आंसर के अंदर अब 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों का वो एग्जाम लिया जा रहा है, तो उसमें उत्तर में कहीं भी गड़बड़ नहीं हो सकती, वो बच्चे अपने मन से कुछ भी नहीं लिख सकते, उसमें जो आंसर सही है उसी पर वो टिक लगाएंगे, तो वो क्या हो गई, वस्तुनिष्ठता हो गई। तो 10 बच्चों में ये 5 बच्चों का प्रशिक्षण लिया जा रहा है या टेस्ट लिया जा रहा है, तो उन 5 बच्चों का या 10 स्टूडेंटों का तो जो क्वेश्चन इस तरह के दिए गए हैं, तो उसका उत्तर तो क्या है, समान है। ठीक है, अगर वो गलत उत्तर पर निशान लगाते हैं तो उसका वो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इस तरह से उसमें जो है इस तरह का प्रशिक्षण क्या कहलाया, वस्तुनिष्ठ प्रशिक्षण कहलाया। और परिणामों को व्याख्या करने के योग्य भी बनाती है, और इससे हमें परिणामों का भी पता चल जाता है। मनोवैज्ञानिकों ने मनुष्य की विभिन्न विशेषताओं को मापने के लिए कई प्रशिक्षण विकसित किए हैं। विद्यालयों में हम उपलब्धि प्रशिक्षणों का प्रयोग करते हैं। तो देखो, मनोवैज्ञानिक ने इस तरह की विशेषता को मापने के लिए कई प्रशिक्षण किए हैं, जैसे कि विद्यालय के अंदर इस तरह के प्रशिक्षण को मापने के लिए उपलब्धि प्रशिक्षण होता है। यानी कि उपलब्धि प्रशिक्षण के अंदर ये होता है कि जो कुछ शिक्षक पढ़ाता है उसमें ये देखता है कि उसके जो स्टूडेंट है उसने कितना उपलब्धि प्राप्त किया है, उसने कितना ग्रहण किया है, जिससे ये पता चलता है कि लोगों ने क्या सीखा। योग्यता और व्यक्तित्व के विभिन्न प्रशिक्षणों का मनोवैज्ञानिक बारंबार प्रयोग करते हैं। योग्यता के प्रशिक्षण द्वारा यह पता लगता है कि अपेक्षित निहित शक्ति को मापते हैं। योग्यता के परीक्षण द्वारा यह पता चलता है कि एक व्यक्ति अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में क्या कर सकता है। योग्यता के परीक्षण उपलब्धि की अपेक्षा निहित शक्ति को मापते हैं। बुद्धि और अभिवृद्धि के परीक्षण भी इसी श्रेणी में आते हैं। यानी कि योग्यता परीक्षण क्या करता है, उपलब्धि की अपेक्षा निहित शक्ति, जो उसमें निहित शक्ति है उसको वो मापते हैं। और बुद्धि और अभिवृद्धि के परीक्षण भी इसी श्रेणी में आते हैं। अभिवृद्धि का अर्थ एक विशिष्ट परिस्थितियों में अपेक्षित विशेष प्रकार के कौशल को सीखने की योग्यता है। व्यक्तित्व के परीक्षण सोचने, अनुभव करने या व्यवहार की विभिन्न विशेषताओं को मापते हैं। देखो, अभिवृद्धि क्या है, अभिवृद्धि का अर्थ ये होता है कि एक विशिष्ट परिस्थिति में अपेक्षित विशिष्ट प्रकार के कौशल को सीखने की योग्यता है। मान लो एक स्टूडेंट है जो उसको किसी इस तरह की परिस्थिति मिली जाए कि वो मैकेनिक का काम सीख सकता है। ठीक है, तो एक विशेष परिस्थिति में वो इस तरह का जो हुनर सीख रहा है और उसमें उसको रुचि भी है ना, तो वही क्या कहलाए, उसकी अभिवृद्धि है। तो वो एक विशेष स्थिति के अंदर अगर उसको उस चीज़ का सीखने का मौका मिला, क्योंकि उसको मैकेनिक का काम सीखने में ज़्यादा रुचि है। ठीक है, या एक स्टूडेंट है जिसको फोटोग्राफर करना या फ़ोटो खींचना बहुत अच्छा लगता है, तो उसको इस तरह का अगर मौका मिल गया तो वो एक अच्छा फोटोग्राफर बन सकता है। तो उसने उस क्षेत्र में क्या कर ली, अपनी विशेषता हासिल कर ली। हो सकता है कोई पढ़ाई में होशियार ना हो लेकिन फोटोग्राफर में बहुत अच्छा निकले। ठीक है, तो इस तरह की योग्यता क्या कहलाई, एक अभिरुचि वाली योग्यता कहलाती है। तो ये अलग अलग सोचने, अलग अलग अनुभव और अलग अलग व्यवहार के व्यक्तियों में अलग अलग हो सकती है, उसको अलग अलग तरीके से मापा जाता है। तो ये कुछ पाठागत प्रश्न थे। अब है बुद्धि की प्रकृति और उसका मूल्यांकन। तो बुद्धि की प्रकृति क्या होती है, बुद्धि का मूल्यांकन कैसे करते हैं, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये जो चैप्टर है वो समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो बार बार इसको देखिए, अपने पाठ्य पुस्तक से इसे पढ़िए ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए। और वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।